हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस स्टडी मैट्रिक पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आज प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये आपका सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले एक और क्वेश्चन मेजर 3 का करा दिया गया था प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे अरस्तु का क्वेश्चन, और दोनों का जो राजनीतिक तुलनात्मक है, जो तुलना है, वो उस क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आगे सिसरो के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। बिल्कुल बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि प्लेटो कौन थे। प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे, और अभी आपने जो अरस्तु का नाम सुना था जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अरस्तु जो है प्लेटो अरस्तु का गुरु है, ठीक है। मतलब सुकरात जो है वो प्लेटो का गुरु है, और प्लेटो जो है वो अरस्तु का गुरु है। तो इसी तरह से चला। हम लोग जानेंगे कि प्लेटो के बारे में सबसे पहले इनका परिचय को। प्लेटो का जो जन्म है वो 428 ईसा पूर्व बताया जाता है। कई जगहों पर आपको 427 ईसा पूर्व मिल जाएगा, तो आपको घबराना नहीं, देख के 428 वाला ही सही माना जाता है, ठीक है। 428 ईसा पूर्व उनका जन्म। तो आइए सबसे पहले इसके परिचय को देख लेते हैं, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो लिखना है कि प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ दी रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना। आज हम यहाँ पर जो भी देखेंगे, ठीक है, जो भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप पूरा वीडियो को देखिए तभी लेकिन आपको समझ में आएगा। परिचय में क्या लिखा कि प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ दी रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना। प्लेटो के अनुसार न्याय वह सिद्धांत है जो समाज और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। उनकी न्याय की अवधारणा न केवल सामाजिक संरचना से जुड़ी है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक आत्मा से भी संबंधित है। तो ये आपका परिचय हो गया। मेन पॉइंट जो है इसके नीचे से लिखा हुआ, ये परिचय था। परिचय को आप सेम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ से हम लोग जानेंगे प्लेटो के न्याय की अवधारणा। अवधारणा का मतलब क्या होता है? अवधारणा का मतलब होता है किसी भी विषय के बारे में विचार करना, ठीक है। मतलब मेरा आपके बारे में क्या विचार, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में क्या मेरा विचार, उसी को बोलते हैं अवधारणा। तो हम लोग जानेंगे प्लेटो की न्याय की अवधारणा के बारे में, ठीक है। तो आइए समझते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है स्वयं का कार्य करना। प्लेटो जो कहते हैं, प्लेटो का मानना है कि न्याय का मतलब है कि स्वयं का ही कार्य करना। उनके अनुसार समाज में न्याय तभी स्थापित होता है जब प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने इसे दो स्तरों पर समझाया। प्लेटो जो है उनका कहना है कि आप स्वयं से जो कार्य करते हैं, अपने लिए जो काम करते हैं, वही न्याय है, और किसी भी दूसरे इंसान का, किसी भी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, वही न्याय है, ठीक है। इनके द्वारा जो है इसको जो है दो स्तरों में समझाया गया है, बताया गया है। पहला जो है व्यक्तिगत न्याय। इसमें क्या होता है कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा 3 भागों में विभाजित होती है। व्यक्ति का जो, किसी भी इंसान का जो आत्मा है, मन जो है, आत्मा में नहीं तो मन समझिए आप, मन जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला जो है तर्कशील, दूसरा है आपका उत्साहपूर्ण, और तीसरा आकांक्षात्मक, ठीक है। तीनों को हम लोग जानेंगे। अभी पहला हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि बताया गया कि इन्होंने इसे 2 स्तरों में समझाया है। किसको? न्याय की अवधारणा को। सबसे पहला जो व्यक्तिगत है, फिर हम लोग जानेंगे अभी सामाजिक। तो व्यक्तिगत में क्या बताया गया, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है तर्कशील, तर्कशील भाग। तो इसमें क्या कहा गया है कि यह आत्मा का वह भाग है जो ज्ञान और विवेक पर आधारित है और सत्य की खोज करता है। तर्कशील मतलब क्या? सोचना, विचार करना, उसी को बोलते हैं तर्क। तो यह आत्मा का वह भाग है जो ज्ञान और विवेक पर आधारित है और सत्य की खोज करता है। जो भी सत्य का खोज करता है, और ये ज्ञान या फिर विवेक पर क्या है? आधारित है, मतलब बुद्धि पर यह आधारित है, और ये सच को खोजता है। दूसरा जो है आपका उत्साहपूर्ण भाग। तो यह साहस और ऊर्जा का स्रोत है और आत्मा के तर्कशील भाग का समर्थन करता है। उत्साहपूर्ण, लालसा, ठीक है। उत्साह मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए उत्साह, उस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो भाग है, वह उत्साहपूर्ण भाग। तो यह साहस और ऊर्जा का स्रोत है, हिम्मत और ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। और आत्मा के तर्कशील भाग का समर्थन करता है, और ये जो है तर्कशील भाग का समर्थन भी करता है, उत्साहपूर्ण भाग। और तीसरा जो है आपका आकांक्षात्मक भाग, वो क्या करता है कि यह इच्छाओं और भौतिक सुखों से संबंधित है। ये जो है इच्छा और भौतिक सुखों से संबंधित है। इच्छा मतलब जो लालच है, इच्छा का मतलब लालच ही, ठीक है, जो हम लोग को पाने का इच्छा है। और भौतिक सुख का मतलब क्या है कि जो हमारे जीवन में उपयोग होता है, पैसा, गाड़ी, खाना पीना, कपड़ा, रोड, गाड़ी, जो भी आपका है,
बिजली, पानी, सब कुछ भौतिक सुख ही है, ठीक है, भौतिक चीज़ें ही है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया था, जो व्यक्तिगत न्याय है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक न्याय के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्लेटो क्या कहते हैं कि व्यक्ति में न्याय तब होता है जब आत्मा के ये 3 भाग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और तर्कशील भाग बाकी दोनों को नियंत्रित करता है। जो तर्कशील भाग है वो इन दोनों को नियंत्रित करता है, ठीक है। और व्यक्तिगत न्याय का मतलब क्या है कि जब अपने अपने वर्गों में वो काम करेगा, ठीक है, अपने अपने फील्ड में वो काम करेगा, अपने अपने कर्तव्य को निभाएगा, कर्तव्यों का पालन करेगा। जैसे जो तर्कशील भाग है वो अपनी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो उसी में आपका दिया हुआ दूसरा सामाजिक न्याय। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत न्याय में क्या था, उसको 3 भागों में बांटा गया था, किसी भी व्यक्ति के आत्मा को। अब जानेंगे सामाजिक न्याय, जब पूरे समाज की बात होगी। यहाँ पर बोला गया है कि प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। प्लेटो ने जो है समाज को 3 वर्गों में बांटा है। पहला जो है दार्शनिक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है श्रमिक वर्ग। तो दार्शनिक वर्ग क्या करता है, ये ज्ञान और तर्कशीलता से उत्पन्न वर्ग जो समाज का नेतृत्व करते हैं। जो दार्शनिक वर्ग है, प्लेटो ने इनके बारे में बताया। जो दार्शनिक वर्ग है उनका, प्लेटो का कहना है कि यही राज करेंगे, यही शासन करेंगे, क्योंकि इनके पास ज्ञान है और तर्कशीलता है, उनके पास बुद्धि है। तो समाज का नेतृत्व यही लोग करेंगे जो दार्शनिक वर्ग में आते हैं। दूसरा जो है सैनिक वर्ग। तो सैनिक वर्ग में क्या कहना है इनका, यहाँ पर वे जो समाज की रक्षा करते हैं और साहसिक गुण रखते हैं। सैनिक वर्ग में कौन रहेंगे, जो साहसी हैं और जो समाज की रक्षा करते हैं। और तीसरा जो भाग है वो क्या है, तो श्रमिक वर्ग, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करते हैं, वो जो भौतिक आवश्यकताओं के लिए क्या है, पूर्ति करता है, चीज़ों को बनाता है या फिर लाता है, लॉन्च करता है, वो श्रमिक वर्ग में आएगा। तो जो सामाजिक न्याय है, प्लेटो ने इसको 3 भागों में बांटा था। जो दार्शनिक वर्ग था वो शासन करेगा, जो सैनिक वर्ग था वो रक्षा करेगा क्योंकि वो साहसी होता है, और तीसरा जो श्रमिक वर्ग है वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उसके लिए वो उत्पादन करेगा। तो ये आपका सामाजिक न्याय में आता है। फिर इसके बाद प्लेटो ने क्या कहा है कि प्लेटो के अनुसार जब ये 3 वर्ग अपने निर्धारित कार्य करते हैं और एक दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तब समाज में न्याय स्थापित होता है। जब ये तीनों अपने अपने निर्धारित काम को करता है और एक दूसरे के काम में क्या हस्तक्षेप नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है, तब जाके समाज में न्याय स्थापित होगा, ठीक है। फिर यहाँ से लिखा है कि न्याय की अवधारणा के प्रमुख तत्व। न्याय की अवधारणा के कुछ प्रमुख तत्व हैं जिसके कारण ये अवधारणा बना है, वो क्या है, तो न्याय का सकारात्मक दृष्टिकोण। न्याय का जो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए वो क्या, कि प्लेटो का न्याय स्वयं का कार्य करना है, जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और स्वभाव के अनुसार कार्य करे। प्लेटो का जो न्याय का सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसका मतलब, उसका क्या कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार काम करे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है वो अपनी क्षमता और स्वभाव के अनुसार ही काम करे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य। व्यक्ति और समाज के बीच क्या है कि सामंजस्य। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति का आंतरिक सामंजस्य समाज के सामूहिक सामंजस्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ था कि न्याय की अवधारणा के प्रमुख तत्व, ये सब प्रमुख तत्व है न्याय की अवधारणा के लिए। तीसरा जो है लोकतंत्र विरोध। प्लेटो ने लोकतंत्र को अराजकता का रूप मानते हुए यह तर्क दिया कि ज्ञानियों को शासन करना चाहिए। अराजकता का यहाँ पर मतलब क्या है, अराजकता का यहाँ पर मतलब है कोई शासक नहीं होना, कोई सिद्धांत नहीं होना, ठीक है, कोई सिद्धांत नहीं, बिना सिद्धांत के ही जो भी है वो अपना शासन कर सकता है। मतलब कोई सिद्धांत के अनुसार नहीं, अपने विचार के अनुसार वो शासन करेगा। तो वही कहना है कि लोकतंत्र विरोध। प्लेटो ने लोकतंत्र को अराजकता का रूप मानते हुए यह तर्क दिया कि ज्ञानियों को शासन करना चाहिए, मतलब जिसके पास ज्ञान है वो शासन करे, कोई सिद्धांत इसमें नहीं बना हुआ। चौथा जो है आदर्श राज्य की स्थापना। तो न्याय आदर्श राज्य का आधार है, जहाँ हर वर्ग अपनी भूमिका निभाकर समाज में सामंजस्य बनाए रखता है। न्याय आदर्श का राज्य का आधार है और जहाँ पर हर वर्ग अपनी भूमिका निभाकर समाज की सामंजस्य, जो इज्जत हो उसको बचा के रखता है, ठीक है, गरिमा बचा के रखता है। यहाँ से हम लोग जानेंगे आलोचनात्मक परीक्षण। अब जो प्लेटो द्वारा जो भी अवधारणा दिया गया, जो भी अवधारणा था उनका, यहाँ से हम लोग जानेंगे कि विद्वानों ने उनके जो अवधारणा था कैसे उनका आलोचना किया है, कैसे उनके बारे में बुराई किया है, कि कैसे उनकी अवधारणा को फेल हुआ है। तो क्या लिखा है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा पर कई विद्वानों ने आलोचना की है। उनके आदर्शवादी दृष्टिकोण और व्यवहारिकता की कमी को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया। आदर्शवादी दृष्टिकोण और व्यवहारिकता को, ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। पहला जो है वो व्यवहारिकता का अभाव। तो प्लेटो का आदर्श राज्य और उसकी न्याय की परिभाषा केवल सैद्धांतिक है या वास्तविक समाज की जटिलताओं और
विविधताओं को ध्यान में नहीं रखती। समाज में हर व्यक्ति केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित नहीं रह सकता। व्यावहारिकता का मतलब क्या है कि जैसे प्लेटो ने बताया था कि लोगों को, व्यक्ति को सिर्फ अपने काम ही करने चाहिए, मतलब जो उनका काम है वही करे, और बाकी जो अन्य लोग हैं या फिर जो उनका काम है उस पर हस्तक्षेप ना करे। तो आलोचक जो है वो उनका कहना है कि ये गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने काम करके वो नहीं रह सकता, क्योंकि दूसरे से भी उनको मतलब होता है। कोई भी काम अगले से भी होगा तभी वो जाके वो समाज में अच्छे काम हो सकेंगे, नहीं तो खुद से ही कोई सारा काम नहीं कर सकता। तो ये एक आलोचना था। दूसरा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। प्लेटो ने समाज को वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों को उनके वर्गों पर आधारित बना दिया। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी इच्छाओं को सीमित करता है। आज के समय में यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्लेटो ने जैसे 3 वर्गों में बांट दिया था इसको, कि शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और जो आपका श्रमिक वर्ग है। तो तीनों में बांट दिया था और वही लोग सारे काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो श्रमिक वर्ग है वो भी शासन कर सकता है, जो सैनिक वर्ग है वो भी शासन कर सकता है, और जो शासन वर्ग था वो श्रमिक का काम कर सकता है। तो इस तरह से क्या है कि जब वर्गों में बांट दिया गया तो उसके पास स्वतंत्रता नहीं बचा। जिस वर्ग का जो व्यक्ति है वो वही काम कर सकता है, तो ये स्वतंत्रता का हनन है। ये भी एक आलोचना था, ठीक है, इसका मतलब यही था। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा जो है लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण। इसमें क्या है कि प्लेटो ने शासकों के रूप में केवल दार्शनिकों को उपयुक्त माना। प्लेटो ने शासकों के रूप में केवल दार्शनिकों को ही उपयुक्त माना, जो दार्शनिक वर्ग के थे, ठीक है, जो दार्शनिक वर्ग थे। फिर है कि जो ज्ञान और तर्कशीलता से परिपूर्ण है। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को खारिज करता है और सत्ता के केंद्रीकरण की ओर इंगित करता है। प्लेटो का यह विचार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के विपरीत है, जहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। जहाँ पर लोकतंत्र का इसमें विरोध कैसे हुआ, तो कोई व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर लोकतांत्रिक देश है तो कोई व्यक्ति शासन कर सकता है, लेकिन प्लेटो के अनुसार जो भी दार्शनिक है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास तर्कशीलता से वो परिपूर्ण व्यक्ति, वही शासन कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि लोकतंत्र विरोधी बात हुआ ये, ठीक है। लोकतंत्र को ये खारिज करता है, लोकतंत्र को ये नहीं मानता ये सिद्धांत। इसीलिए बताया गया कि ये एक आलोचना है। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि एक समाज है, वहाँ पर कोई व्यक्ति चाहे, क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश है, तो कोई व्यक्ति वहाँ पर शासन कर सकता है, वो राजा हो सकता है। लेकिन प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक वर्ग था, जो ज्ञानी लोग थे, जो तर्कशीलता से परिपूर्ण थे, सिर्फ वही लोग शासन करेंगे। तो ये एक लोकतंत्र विरोधी काम था, ठीक है। चौथा पॉइंट है सामाजिक असमानता को बढ़ावा। सामाजिक असमानता को बढ़ावा कैसे, तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा समाज में वर्ग विभाजन और असमानता को वैध ठहराती है। उनका यह दृष्टिकोण सामाजिक समानता और समतावादी सिद्धांतों के खिलाफ है। सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देता है कि प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को समाज के वर्ग में विभाजन कर दिया और असमानता को वैध ठहराया, ठीक है। उनका यह दृष्टिकोण सामाजिक समानता को समतावादी सिद्धांतों के खिलाफ है। पांचवा जो पॉइंट है विकासशील समाज की अनदेखी, ठीक है, विकासशील समाज की अनदेखी। आइए समझते हैं। तो प्लेटो का वर्गीय विभाजन स्थिर है और यह समाज में गतिशीलता को नज़रअंदाज करता है। आज के समय में शिक्षा और परिश्रम के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। विकासशील समाज की अनदेखी कैसे हुआ कि मान लीजिए जो श्रमिक वर्ग है या फिर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको बोला गया कि आप यही काम करेंगे। लेकिन जबकि आज के डेट में क्या है कि कोई भी इंसान पढ़ लिख के या फिर अपने संघर्ष से, परिश्रम से किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है, ठीक है, आगे वो बढ़ सकता है। तो ये एक विकासशील समाज जो था, जो कम पढ़ा लिखा था, जो कम तर्कशील समाज था, उसको नहीं देखा गया। जो दार्शनिक लोग थे सिर्फ उनके बारे में सोचा गया, क्योंकि उन्हीं को बोला गया था शासन करने को। और जो विकासशील समाज था, जहाँ पर तर्कशीलता का कमी था, उनको उसी ग्रुप में रहने को कहा गया, उसी वर्ग में रहने को कहा गया था। तो ये विकासशील समाज की अनदेखी थी, ठीक है। छठा जो पॉइंट है व्यक्तिगत गुणों का और अवमूल्यन। व्यक्तिगत गुणों का अवमूल्यन। तो लिखा है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा में यह मान लिया गया कि व्यक्ति का जीवन केवल उसके वर्ग और कार्य तक सीमित है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा में यह मान लिया गया कि व्यक्ति का जीवन केवल उसके वर्ग और कार्य तक ही सीमित है। मतलब जो वर्ग का वो लोग है सिर्फ वही काम करेगा। लेकिन आधुनिक समाज में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी क्षमताओं और इच्छाओं को विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि आज जो है सभी को अपना अपना इच्छा और अपना जो क्षमता है उसके हिसाब से वो विकास कर सकता है, वो विकसित हो सकता है। सातवां जो पॉइंट है वो है आर्थिक पहलुओं की अनदेखी। इसमें कैसे कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा में आर्थिक मुद्दों और समाज में संपत्ति के असमान वितरण को कोई स्थान नहीं दिया गया। यह न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे प्लेटो ने नज़रअंदाज किया था। तो आर्थिक पहलू का भी नज़रअंदाज अनदेखा किया था उन्होंने।
फिर हम लोग देखेंगे इसके निष्कर्ष को, उसके बाद ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इस आंसर के बाद हम लोग देखेंगे अरस्तु के बारे में, ठीक है। उसके बाद अरस्तु को जब समझ लेंगे तो अरस्तु और प्लेटो का जो तुलना है राजनीति का वो देखेंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जानने के बाद आप तीसरा समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे। तो आइए निष्कर्ष को पहले समझते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो लिखा है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा आदर्शवादी और सैद्धांतिक है, जो व्यवहारिक समाज की जटिलताओं को पूरी तरह से संबंधित नहीं करती। उनकी परिभाषा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अनदेखी है। फिर भी उनकी सोच समाज और व्यक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मतलब जो है बताया जा रहा है कि जो प्लेटो का जो सोच है, जो अवधारणा है, वो स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है, ठीक है। मतलब समानता या फिर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनदेखी करता है, लेकिन फिर भी प्लेटो जो है वो समाज के बारे में, संतुलित समाज के बारे में सोचता है, ठीक है। एक प्रयास किया गया था। तो ये आपका आंसर था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सारा सेमेस्टर की तैयारी आपका इसी चैनल पर कराया जाएगा। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।